हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने इकोनोमेट्रिक्स के बेसिक्स में चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। इकोट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले, गुजराती बुक स्टार्ट करने से पहले आपका क्लियर होना चाहिए पूरा स्टैटिस्टिक्स। और पूरे स्टैटिस्टिक्स में अगर नहीं क्लियर है तो कम से कम कॉन्फिडेंस इंटरवल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये 2 चैप्टर तो आपके जरूर क्लियर होने चाहिए। इसके लिए आपको 7, 8, 9 3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप पिछले सेमेस्टर की बात करें तो चैप्टर 6 का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि एस्टिमेटर क्या होता है, अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है, क्योंकि इन सब पे भी डेरिवेशंस है अभी हमारे सेमेस्टर में। तो अगर चैप्टर 6 का नॉलेज भी आपको थोड़ा बहुत है तो वो हेल्प करेगा आपको यहाँ पर। फिर जेड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो हमने 4 में पढ़ा था। 2 सैम्पल्स के बारे में पता होना चाहिए, 5 में पढ़ा था। तो अगर ऐसे देखें तब तो पूरा ही सिलेबस चाहिए हमें पिछले सेमेस्टर का। लेकिन सिर्फ अगर कम से कम बोले तो 7, 8, 9 ये 3 चैप्टर तो आपको करना ही पड़ेगा, जिसमें से 7 तो हमने कर लिया था। एक 7.4 हमारे कोर्स में नहीं था तो वो हमने लास्ट क्लास में कर लिया, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। 8 हमने कर लिया है, वहां पर 8 का अल्फा बीटा नहीं चाहिए, टाइप 1 टाइप 2 एरर नहीं करना, सिर्फ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और अब 9 पे चल रहे हैं। 9 में 2 पॉपुलेशन से रिलेटेड हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ना है। तो आज बच्चे हम लोग सेक्शन करेंगे 9.1। 9.1 अब हर जगह स्टडी करने के लिए हमारे पास 2 सैंपल होंगे। बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इन्फ्रेंसेस बेस्ड ऑन 2 सैंपल्स। इसका नाम है इन्फ्रेंसेस बेस्ड ऑन 2 सैंपल्स। समझो जरा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद से थ्योरी पे जाएंगे। पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। मान लो अभी मैंने 2 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ए और एक स्टूडेंट बी, दोनों को मैंने सैम्पलिंग करने को कहा कि डीयू के बच्चों का एवरेज हाइट निकाल करके लाओ। ठीक है, 2 स्टूडेंट मैंने चूज किए। फर्स्ट ने एवरेज हाइट निकाला 5.8, दूसरे ने एवरेज हाइट निकाला 5.5। ध्यान से सुना, 5.8 पहले वाले का एवरेज है, दूसरे वाले का है 5.5। तो अभी सैंपल मीन में तो गैप दिख रहा है ना, अभी सैंपल मीन में गैप दिख रहा है कितना, 0.3 का। क्या इस सैंपल मीन के गैप को ये पॉपुलेशन मीन के गैप में हम लोग ले जा सकते हैं? ये जिस पॉपुलेशन से लिया गया है, ये जिस पॉपुलेशन से लिया गया है, हो सकता है कि दोनों अलग अलग पॉपुलेशन से भी लिए गए हों। हो सकता है कोई डीयू का ले रहा है, कोई आईपी का ले रहा है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का ले रहा है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी तो सैंपल में दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है, क्या पॉपुलेशन में भी डिफरेंस होगा? यही चीज हम लोग पढ़ेंगे 2 सैंपल्स से रिलेटेड। मतलब अभी देखने से 2 सैंपल के बीच में गैप हमें कुछ दिख रहा है। Whether this gap will be maintained in the population mean also, और whether this gap will be less in population mean, या फिर ये गैप ज्यादा हो जाएगा population mean में। तो there will be 3 statement, एक तो is equal to, एक less than और एक greater than। उसी के हिसाब से आपके ये हाइपोथेसिस बनते हैं। एक बनता है नॉट इक्वल टू का ऑल्टरनेट में, एक बनता है लेस देन का, एक बनता है ग्रेटर देन का। उसी के हिसाब से फिर हमारे टेस्ट भी बनते थे, 2 टेल्ड, एक राइट टेल्ड और एक लेफ्ट टेल्ड। सब कुछ वही है, चैप्टर 8 का ही बेसिक्स है, लेकिन इस बार 2-2 सैंपल्स के लिए है और 2-2 पॉपुलेशन के लिए भी हमें प्रेडिक्ट करना है। तो इस बार अब 2-2 पॉपुलेशन और 2-2 सैंपल की बात हो रही है, तो थोड़ा सा थियरी हम लिखवाएंगे स्टार्टिंग में। अदरवाइज बिल्कुल ही जब आप बाद में अगर 2 दिन बाद रजिस्टर खोलोगे ना नोटबुक, तो कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा सा थियरी लिखना पड़ेगा। सो राइट डाउन लेट, कुछ एजम्पशंस हैं, मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह लगाने से पहले कुछ एजम्पशंस हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। पहला एजम्पशंस है, लेट x1, x2, x3 dot 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 xm be a random sample from a distribution। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो पॉपुलेशन की बात हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन mu1 and standard deviation is sigma 1।
यानी ये एक पॉपुलेशन से लिया गया है जिसका μ1 और σ1 जो है वो मीन, पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। दूसरा है, दूसरा सैंपल भी अब लिया जा रहा है, लेट y1 y2 y3। तो पहले वाले का सैंपल साइज कितना हो जाएगा, 1 से लेकर के m तक डेटा लिया तो पहले वाले का सैंपल साइज हो जाएगा स्मॉल m। लेट y1 y2 y3 yn be another random sample फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे दो दो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हैं, उनसे दो सैंपल लिए गए हैं। सेम डिस्ट्रीब्यूशन से दो सैंपल की बात नहीं हो रही है, दोनों सैंपल अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन μ2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज σ2। दो दो सैंपल आ गए। लेट x एंड y इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या है, किस तरीके से सैंपल लिया जा रहा है फर्स्ट पॉपुलेशन से, उससे हमारा अफेक्ट नहीं हो रहा सेकेंड सैंपल। ये नहीं कि फर्स्ट सैंपल में मैंने 5 ले लिया तो सेकेंड सैंपल में उसका डबल 10 ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ कोई रिलेशनशिप नहीं है। देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड सैंपल विद एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सैंपल। कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं है उसका। तो लेट एक्स एंड वाई बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देन मुझे बताओगे एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स मीन माइनस वाई मीन क्या होगा। अभी हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू मीन। डिफरेंस ऑफ टू मीन के लिए ही कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना सीखेंगे। डिफरेंस ऑफ टू मीन के बेसिस पे ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करेंगे। तो अगर एक हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरा भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका एक सैंपल लिया, इसका एक सैंपल लिया, उनके जो x बार माइनस वाई बार होंगे वो भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे। उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, वो हमें चाहिए। अगर आपको चैप्टर 5 याद है तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी थोड़ी देर वेट करो, 5 मिनट बाद सब कुछ क्लियर होने वाला है। अभी फिलहाल अगर मैंने आपसे पूछा एक्सपेक्टेंसी ऑफ x बार माइनस वाई बार, तो आप क्या बोलोगे कि मैम एक्सपेक्टेंसी तो ब्रेक हो जाता है, माइनस आ जाएगा एक्सपेक्टेंसी ऑफ y बार। एक्सपेक्टेंसी ऑफ x बार इज μ1 एंड एक्सपेक्टेंसी ऑफ y बार इज μ2। तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ x बार माइनस वाई बार इज μ1 माइनस। अब अगर आपसे बोले कि आप वेरिएंस निकालो x बार माइनस वाई बार का, याद रखना कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो वेरिएंस ऑफ x बार और प्लस आ जाएगा वेरिएंस ऑफ y बार, माइनस में आ जाएगा 2 इंटू को वेरिएंस ऑफ x बार y बार, बट दिस इज गोइंग टू बी 0 क्योंकि इंडिपेंडेंट है। एजम्पशन में लिया गया ना इंडिपेंडेंट, ये रहा इंडिपेंडेंट, इसलिए ये 0 हो जाएगा। अब आप जरा देखो, वेरिएंस ऑफ x बार माइनस वाई बार विल बी इक्वल टू जस्ट ओनली वेरिएंस ऑफ x बार प्लस वेरिएंस ऑफ y बार। ये मत कर देना वेरिएंस ऑफ x बार माइनस वाई बार इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x बार माइनस वेरिएंस ऑफ y बार, मत कर देना। वो जो भी प्लस माइनस है वो कहाँ मैनेज होता है, यहाँ यहाँ आता है। अगर प्लस होता तो +2 को वेरिएंस होता, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ भी प्लस होता, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस ही होगा। लेकिन ये तो प्लस ही रहेगा बच्चे, ठीक है। अब मुझे कोई बताएगा चैप्टर 5 से, अगर आपको याद है, वेरिएंस ऑफ x बार इज व्हाट। आराम से बताओ, वेट कर रहे हैं। चैप्टर 5 में सब कुछ कराया था लास्ट सेमेस्टर में, किसी को भी याद है? प्रूव भी किया था हम लोगों ने, यस। तो पहले वाले का सिग्मा 1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास दो दो सैंपल है तो 1 2 लगाना पड़ेगा। अपॉन में पहले वाले का सैंपल साइज कितना है, m। दूसरे वाले का हो जाएगा सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, n, क्योंकि सेकेंड सैंपल का साइज क्या है, n। क्लियर। फर्स्ट सैंपल साइज का m है इसलिए m से डिवाइड किया, दूसरे का n है तो n से डिवाइड किया। अब वेरिएंस का तो रूल होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का रूल नहीं होता, इसलिए हम लोग वेरिएंस निकाल रहे हैं।
लेकिन हमें चाहिए होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस का अंडर रूट हो जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन इज इक्वल टू रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर बाई m प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n। ठीक है, चलो अब ये दोनों तो हमने निकाल लिया। इस दोनों को निकाल करके क्या इसका यूज होगा अभी जस्ट देखते हैं। एक्स बार माइनस वाई बार की एक्सपेक्टेंसी आ गई, एक्स बार माइनस वाई बार की स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। सो एक्स बार माइनस वाई बार इज अ रैंडम वेरिएबल विथ, ये भी एक रैंडम वेरिएबल होगा विथ मीन, कितना मीन, जिसकी मीन होगी μ1 माइनस μ2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर बाई m प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n। सो जेड फॉर, जब ये एक रैंडम वेरिएबल है तो इसका भी एस एन वी बन सकता है। हर रैंडम वेरिएबल का स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं, पर बस शर्त इतना है कि जब भी आप जेड बनाओगे किसी का भी, तो उसी की एक्सपेक्टेंसी को माइनस करोगे और उसी के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करोगे। अगर आप मीन का जेड बनाना चाहते हो तो मीन माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन करेंगे। मतलब कुछ जो आ रहा है उसी का एक्सपेक्टेंसी सब्ट्रैक्ट करना है और उसी के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना है। अभी फिलहाल हम लोग क्या लाने वाले हैं बताओ, एक्स बार माइनस वाई बार, तो उसमें से माइनस करेंगे एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स बार माइनस वाई बार, फिर नीचे भी क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार माइनस वाई बार, यानी जेड आ गया, जेड फॉर एक्स बार माइनस वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार माइनस μ1 माइनस μ2, नीचे आ गया रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर बाई m प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n। समझ में आई बात? तो यहां भी तो दोनों पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो कर रहा है। देखो आप जरा कहाँ गया, हाँ एजम्पशंस में है ये मीन μ1 और ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है ना, फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन μ2 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो हाँ हाँ वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, नहीं लिखा है मैंने या बुक में नहीं लिखता है, लेकिन ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होते हैं। तो आप जान लो कि कोई भी अगर दो रैंडम वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये भी हमने पढ़ा था चैप्टर 5 में। एक तरीके से ये भी तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मीन ही है, तो ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुने, नोट में कब कब हम लोग जेड यूज करते हैं, when given distribution is normal, when given distribution is normal, तो पॉपुलेशन साइज चाहे कुछ भी हो, सॉरी सैंपल साइज चाहे कुछ भी हो इज नॉर्मल, देन whatever sample is there we use Z distribution। ये हमने पहले भी किया था, चैप्टर 7 में भी किया था। whatever sample size is there we use Z। note 2, if nothing is mentioned about distribution यानी population, if nothing is mentioned about distribution या फिर population, about distribution और population, तब एक क्राइटेरिया है कब हम लोग Z यूज करेंगे, then we use Z if ध्यान से देखना m is greater than 40 and n is greater than 40। इस बार 20 या 30 नहीं याद करना है, दोनों किससे बड़े होने चाहिए, 40 से बड़े होने चाहिए। ये रूल ऑफ थंब है और ये आपकी बुक में कहाँ है वो भी हम रेफरेंस दे देते हैं। ये हो गया रूल ऑफ थंब
ये है पेज नंबर आपका 351। अब ध्यान से सुनो, अगर पॉपुलेशन नहीं दिया हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तब तो हम ये जो सिग्मा सिंबल यूज कर रहे हैं, ये कैसे यूज करेंगे? जब पॉपुलेशन का ही नहीं पता है स्टैंडर्ड डिविएशन, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 तो यूज नहीं कर सकते। इसकी जगह पे क्या यूज करते हैं हम लोग? S1 और S2, हाँ, सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करेंगे। तो इस केस में, अभी इसी केस में कंटिन्यू कर रहे हैं, देन हमारा Z जो है वो बन जाता है x बार माइनस वाई बार माइनस μ1 माइनस μ2, जो भी एजम्पशन होगा वो हाइपोथेसिस में होगा ना, लैंग्वेज में μ1 माइनस μ2 बड़ा होगा कम होगा जो भी होगा, अपॉन में आ जाएगा। ये हमेशा नल से आता है ना, फ्रॉम नल H0, और नीचे में आ जाएगा रूट अंडर S1 स्क्वायर बाई m प्लस S2 square by n, where S1 and S2 are sample standard deviation, where S1 and S2 are sample standard deviations of two samples। ठीक है? हम्म तो सैंपल वेरिएंस पता है तो उसी को एज्यूम कर लेंगे ना। जब ये एजम्पशन होती है, ध्यान से सुनो, when nothing is given, m 40 से बड़ा है, n 40 से बड़ा है, तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाता है कि हाँ ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उस केस में जो सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है उसी को हम पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिवीजन जैसा बिहेव करने लगते हैं, एज्यूम करने लगते हैं कि यही हमारा उसकी जगह पे आ जाएगा। क्लियर बच्चे? हाँ, इक्वल तो नहीं कहते हम, अप्रोच करता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। ठीक है, मान लेते हैं। चलो, ये तो हो गया। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर लिख लें। तो लिखना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग H0। H0 डिपेंड करता है लैंग्वेज पे, क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। वैसे इतने आप लोग अनजान नहीं हो, आपको पता है, थोड़ा थोड़ा बेस बना हुआ है। μ1 माइनस μ2 0, तो इसका ऑल्टरनेट तीन तरीके से बन सकता है। ऑल्टरनेट क्या क्या बन सकता है बताना? या तो μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर बन सकता है μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर देन 0, या फिर बन सकता है μ1 माइनस μ2 इज लेस देन 0। क्लियर? तीनों में से कुछ भी बन सकता है। अगर आपका ये बनेगा तो इस केस में हम लोग टू टेल्ड यूज करेंगे, टू टेल्ड टेस्ट लगाएंगे। अगर ये बनेगा तो इस केस में राइट टेल्ड टेस्ट लगाएंगे। ये तो क्लियर होगा उससे ना, लैंग्वेज से जो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा। इसमें हो जाएगा लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। लेस देन में लेफ्ट टेल्ड टेस्ट लगता है, यानी सारा का सारा रिजेक्शन रीजन किधर आने लगता है? लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट में सारा का सारा रिजेक्शन रीजन किधर जाने लगता है? राइट में। टू टेल्ड में जो अल्फा होता है, रिजेक्शन रीजन की बात कर रहे हैं, यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, दो पार्ट में डिवाइड होता है, अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू। सब याद है या भूल गए? ऐसे होता था ना, इधर अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू। याद आ गया? राइट एल टेस्ट में क्या होता था? सारा का सारा अल्फा सिर्फ राइट में ही रहता था, अल्फा। लेफ्ट एल टेस्ट में क्या होता था? सारा का सारा अल्फा लेफ्ट में ही रहता था। तो ये सब थोड़ा बेसिक आपका क्लियर है। अब मीनिंग भी आपको समझना पड़ेगा। अगर ये लिख रहे होगे तो क्या मतलब होगा, ये लिख रहे होगे तो क्या मतलब होगा। ये लिख रहे होंगे तो हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कि वेदर टू मीन्स आर इक्वल और नॉट, वेदर μ1 इज इक्वल टू μ2 और नॉट, ये हम लोग चेक करना चाह रहे हैं। अगर ये कर रहे होंगे तो यहाँ पर वेदर μ1 इज ग्रेटर देन μ2 और नॉट, ये चेक करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर वेदर μ1 इज लेस देन μ2 और नॉट, यानी फर्स्ट सैंपल एवरेज, अगर पॉपुलेशन फर्स्ट सैंपल एवरेज, ये कब हम लोग लगाएंगे?
फर्स्ट सैंपल एवरेज हो सकता है सेकेंड सैंपल एवरेज से कम आ जाए। तो क्या पॉपुलेशन में भी यही ट्रेंड चलेगा? क्या पॉपुलेशन में भी फर्स्ट पॉपुलेशन का एवरेज सेकंड पॉपुलेशन के एवरेज से कम होगा? ये हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज आपको क्लियर हो चुका है। कुछ क्वेश्चन करेंगे ना तभी क्लियर होगा। अब ध्यान से देखो, तो ये तो पहला स्टेप है। हाँ बोलो। हाँ, मतलब देखो होता क्या है कि हम लोग क्यों करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बार बार मैंने बताया हुआ है, एक बार फिर से बता देते हैं कि पूरा पॉपुलेशन कवर करना हमारे लिए पॉसिबल होता ही नहीं है। पूरे पॉपुलेशन का वैल्यू हमारे पास कुछ भी नहीं है। सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन का आइडिया लगाना है। तो सैंपल तो हम फाइनाइट लेते हैं जो कि हम हैंडल कर सकें, क्योंकि हमारे पास हमारे वर्कर्स लिमिटेड हैं, कुछ ही रिसर्च करने वाले लोग हैं हमारे पास मनी भी लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है। 1 महीने के अंदर में रिपोर्ट तैयार करना है। तो 2 4 5 वर्कर को इंसेंटिव दे करके भेज दिया, वो लोग होटल में भी रह रहे हैं, खा रहे हैं, रोज अपना मार्केट में जाकर के रिसर्च कर रहे हैं, ये सब भी देखना पड़ता है। तो वो एक फाइनाइट सैंपल ही लेकर के आएंगे, 500 या 1000 डेटा इकट्ठा करके लाएंगे, लोगों से इंटरव्यू ले ले करके, उसी के बेसिस पे हम पॉपुलेशन का आइडिया लगा करके और जो हमें फ्यूचर डिसीजंस लेना है वो हम लेते हैं। इसलिए ये जो है ना ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको पता नहीं है, पूरा इन्वेस्टमेंट सेक्टर इसी पे डिपेंडेंट है। ये एक्चुरियल वगैरह जो भी होता है, या जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, सारे ये शेयरिंग के जो शेयर वाले मार्केट हैं, शेयर इन्वेस्टमेंट, सारा कुछ इसी स्टैटिस्टिक्स पे चलता है। वहाँ भी ये सारा डेटा से हम लोग यही अंदाजा लगाते हैं कि इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका क्या है, अगर आज इतना है तो फ्यूचर में कितना होगा, इसका प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, हर जगह लगाया जाता है ये। वो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदे होते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉपुलेशन का पता नहीं है, पॉपुलेशन का आइडिया लगाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। एक जेड कैलकुलेटेड हम लोग पहले भी निकालते थे सैंपल से, तो जेड कैलकुलेटेड यहाँ भी कैलकुलेटेड यहाँ भी निकालेंगे। कैसे? सैंपल मीन का डिफरेंस ले लेंगे दोनों का, ये हमें गिवन होगा, -μ1 -μ2, नीचे जैसा लैंग्वेज होगा। अभी हम फिलहाल s1² प्लस s2² लिख देते हैं। अगर पॉपुलेशन का गिवन होगा तो फिर हम σ1² σ2² ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद से लास्ट स्टेप क्या होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का? फॉर गिवन अल्फा, आपके पास दो अप्रोच है। फॉर गिवन अल्फा, फाइंड जेड फ्रॉम टेबल, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ जेड। क्रिटिकल वैल्यू क्या कहलाता है? क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू कुछ अगर मान लो ऐसे आ रहा है, दिस इज जेड क्रिटिकल, दिस इज जेड क्रिटिकल। हमारा अगर जेड कैलकुलेटेड अगर बीच में लाई करता है, देन H0 इज नॉट रिजेक्टेड। तब याद आ गया? अभी तो जस्ट एग्जाम दिया है। या फिर वी कैन यूज पी वैल्यू भी, पी वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। अगर एग्जाम में इंस्ट्रक्शन आ गया कि यूज पी वैल्यू, तब आपको पी वैल्यू से ही करना होगा। तो पी वैल्यू का फॉर्मूला भी आपको याद है, जैसे टू टेल्ड में पी वैल्यू कैसे निकालते थे? ये हो गया जेड, ये हो गया जेड, तो पी वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस फाई ऑफ जेड। समझ में आई बात या नहीं? फाई ऑफ जेड इज दिस वैल्यू, इसको 1 में से माइनस करोगे तो आपको ये वाला एरिया मिलेगा। और पी वैल्यू तो दिस और दिस है, तो 2 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद ही होगा आपको। फिर पी वे हाँ, टू टेल्ड में ये लेफ्ट और राइट का सम होता है, सिंगल टेल में जिधर लाई करेगा वही पूरा एरिया हो जाता है। मतलब पी वैल्यू रिजेक्शन रीजन है। पी वैल्यू ये बता रहा है कि सैंपल के अकॉर्डिंग रिजेक्शन रीजन कितना होना चाहिए। अल्फा तो हमारा थ्योरेटिकल है, आइडियल सिचुएशन दी हुई है। पी वैल्यू इज बेसिकली रिजेक्शन रीजन फ्रॉम दी सैंपल डेटा। सैंपल डेटा के अकॉर्डिंग कितना रिजेक्शन रीजन होना चाहिए। उसके बाद से आपको याद है कि अगर हमारा पी वैल्यू कम आ जाता है किससे? अल्फा से, इसका मतलब हमारा रिजेक्शन रीजन इधर आ गया। तो उस केस में क्या हो जाता है? हमारा H0 एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है?
याद है या भूल गए? क्योंकि कुछ जेड इधर आने लगेगा तो रिजेक्ट होने लगेगा ना। इफ पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, तो ये आपने चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ है कि हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं किसको? एच नॉट को। मतलब कुछ जो है वैल्यूज वो इसमें भी लाई करेंगे जो कि रिजेक्शन रीजन में आ जाएंगे, तो रिजेक्शन हो जाएगा किसका? एच नॉट का। ये आपको याद ही होगा। और अगर p ग्रेटर देन अल्फा आता है तो एक्सेप्ट या फिर डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। एक्सेप्ट वर्ड हम लोग हार्डली नहीं यूज करते, डू नॉट रिजेक्ट, क्योंकि एक्सेप्ट करने के लिए 100% एविडेंस होना चाहिए और हमारे पास कुछ ऐसा होता नहीं है डेटा, तो हम रिजेक्ट करें या ना करें हम ये डिसीजन लेते हैं, एक्सेप्टेंस का नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू होता है, दूसरे वाले में नहीं होता। ये आप कहीं पे लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो फ्यूचर में। अगर p लेस देन इक्वल टू अल्फा है तो रिजेक्ट एच नॉट, अगर p ग्रेटर देन अल्फा है तो डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। अच्छा, अभी हमारा p जो है, एक मिनट डायग्राम में जरा p को समझो। एक मिनट, मैंने जब इधर बनाया p, ध्यान से सुनो, इसका मतलब है मेरा रिजेक्शन रीजन इतना आ गया। p वैल्यू कोई ऐसी वैल्यू तो है नहीं, रिजेक्शन रीजन ज्यादा हो गया। अल्फा तो इतना ही है, p मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो अब p क्या हो गया? p इज ग्रेटर देन अल्फा। तो जब p का रीजन एरिया, एरिया जब अल्फा के एरिया से ज्यादा आ जाएगा तब क्या हो जाएगा? डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। समझ में आई बात? हाँ ठीक है, यही बात हो गई। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ रही है तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि और ज़्यादा ये सपोर्ट कर रहा है कि हाँ ठीक है। प्रोबेबिलिटी कम आ रही है, इससे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, रिजेक्शन रीजन की प्रोबेबिलिटी से कम आ रही है, जितना उन्होंने कहा है उससे ज़्यादा आ रहा है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कम आ रहा है तो फिर रिजेक्ट कर देंगे, ऐसे भी समझ सकते हो। चलो अब एक क्वेश्चन कर ले, थोड़ा बहुत हो गया थियोरी आज का। एक देखो, ये अल्फा जो है ना, ये सजेस्टेड प्रोबेबिलिटी है जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है। आइडियल सिचुएशन लाइक 0.05। हमारा p जो है वो अगर ज़्यादा आ गया, जैसे 0.05 से ज़्यादा आ गया, 0.06 आ गया, तो हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया तो हमारा इधर भी कुछ जेड आ सकता है जो कि रिजेक्शन रीजन में नहीं लाई करेगा, थ्योरेटिकल जेड के अकॉर्डिंग। उतना मत घुसो, अल्फा अभी सिर्फ रिजेक्शन रीजन है। ठीक है, बस इतना ही रहो, टाइप 1 टाइप 2 में मत जाओ, जरूरत ही नहीं है अभी जाने की। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा देख लेना और अभी इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपको कंडीशन याद है तो भी सही है, क्योंकि समझने के बाद में भी लास्ट में ये चीज़ आपको रटनी ही पड़ती है। तो रट लो, p ग्रेटर देन अल्फा तो डू नॉट रिजेक्ट, p लेस देन अल्फा तो फिर रिजेक्ट कर देंगे। अब सभी कोई अपना अपना बुक निकाल लें। एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं 9.1, इसमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 9.1 करते ही ना कि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। निकालो जरा 9.1, निकाल लिया सबने? अब उसको रीड आउट करो। एनालिसिस ऑफ अ रैंडम सैंपल कंसिस्टिंग ऑफ m इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, स्पेसिमेन ऑफ कोल्ड रोल्ड स्टील टू डिटरमाइन यील्ड स्ट्रेंथ रिजल्टेड इन अ सैंपल एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ। एक सैंपल दिया हुआ है जिसका एवरेज स्ट्रेंथ है KSI। KSI कोई यूनिट होगा स्ट्रेंथ मेजर करने का, हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, ये इंजीनियरिंग की बुक है। अ सेकेंड रैंडम सैंपल ऑफ, एक दूसरा रैंडम सैंपल लिया 25 साइज का। टू साइडेड गैल्वेनाइज्ड स्टील स्पेसिमेन गेव अ सैंपल एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ। दूसरा सैंपल एवरेज स्ट्रेंथ कितना है? 34.7 KSI। Assuming that the two yield strength distributions are normal, देखो दे दिया लैंग्वेज। एज्यूम कर लो कि दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है और दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया हुआ है, सजेस्टेड बाय अ ग्राफ इन द आर्टिकल जिंक कोटेड शीट स्टील एंड ओवरव्यू। ये सब तो सोर्स ऑफ डेटा है, ब्रैकेट का सब हटा दो, छोड़ दो। आगे क्वेश्चन पूछा है, डज द डेटा इंडिकेट दैट
लैंग्वेज पढ़ो। द कॉरिस्पॉन्डिंग ट्रू एवरेज यील्ड स्ट्रेंथ μ1 एंड μ2 आर डिफरेंट। पूछा है कि डज μ1 एंड μ2 मतलब डज लिखा है, बीच में कुछ लैंग्वेज है, ऐसे कुछ सही नहीं लग रहा है। आर डिफरेंट। आप लोग मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर, और इन्होंने अल्फा दे रखा है, अल्फा कितना दे रखा है 0.01। लेट्स कैरी आउट अ टेस्ट एट सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा इज इक्वल टू 0.01। क्लियर हो गया, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। मुझे ये बताओ कि हम यहाँ पे चेक क्या करना चाह रहे हैं। हमारे पास दो सैंपल हैं, दोनों के स्ट्रेंथ में अभी डिफरेंस दिख रहा है। दोनों का एवरेज स्ट्रेंथ देखो ना, किसी का 29.8 है, किसी का 34.7। साफ साफ अलग है, दोनों सेम का है। हम कहेंगे अरे दोनों का तो स्ट्रेंथ अलग अलग है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी सैंपल की वजह से ये डिफरेंस दिख रहा है। अगर हम लॉन्ग टाइम बाद देखें तो पॉपुलेशन में हो सकता है दोनों का स्ट्रेंथ सेम हो। तो हमें यही चेक करना है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, या इफ वी कैरी ऑन दिस सैम्पलिंग अप टू पॉपुलेशन, बहुत बड़ा साइज कर दें, तो क्या दोनों के स्ट्रेंथ में डिफरेंस दिखेगा या नहीं दिखेगा, यही चेक करना है हमें। क्लियर है? तो सबसे पहले एच नॉट बनाएंगे। एच नॉट में न्यूट्रल स्टेटमेंट लेते हैं, यानी μ1 और μ2 सेम है। देखो हम ऐसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, μ1 इज इक्वल टू μ2, लेकिन फिर हम वैल्यू क्या पुट करेंगे तो वो दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी, तो इसलिए इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देते हैं। है तो दोनों सेम ही चीज ना। तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बट ये ज़्यादा चलता है तो यही वाला लिखेंगे हम लोग। दूसरे में ऑल्टरनेट में जो भी क्लेम होता है या जो भी चीज़ हम चेक करना चाहते हैं उसको कहाँ बनाते हैं? ऑल्टरनेट में। ऑल्टरनेट में μ1 माइनस μ2 डिफरेंट नहीं है, ये मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या माना है? टू आर नॉट डिफरेंट, मतलब टू पॉपुलेशंस आर नॉट डिफरेंट। यहाँ पर हमने क्या माना है? टू पॉपुलेशन वैल्यूज आर डिफरेंट। अब हम निकालेंगे, जेड निकालें या टी निकालें या क्या निकालें? अभी तो मैंने आपको टी नहीं पढ़ा है, लेकिन जेड निकलेगा या नहीं निकलेगा यहाँ पर? यस। अरे 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 अरे, मैंने उल्टा लिख दिया, जस्ट अ मिनट। ठीक है, इसमें लगेगा नॉट और इसमें है डिफरेंट। ठीक है, देखो, हाँ, अब क्वेश्चन है या हो गया सॉल्व? ठीक है, ये देखो, इसको सही कर लेना। ऊपर वाले में दोनों इज इक्वल टू लिया है ना, तो ऊपर में नॉट डिफरेंट माना है, नीचे में नॉट इक्वल टू लिया है तो नीचे में डिफरेंट माना है हम लोगों ने ऑल्टरनेट में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जेड निकाल रहे हैं सैंपल से। तो जेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स बार माइनस वाई बार माइनस μ1 माइनस μ2 अपॉन रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर ही लिखेंगे क्योंकि गिवन है हमें सिग्मा 2 स्क्वायर बाई एन। अच्छा, एक चीज और, अगर नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया जाता है ना सैंपल, और उसका स्टैंडर्ड डिवीजन हमें गिवन होता है, तो सैंपल में भी वही स्टैंडर्ड डिवीजन रहेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन बदलता नहीं है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। इसलिए सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन ना गिवन हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसी को यहाँ पर फॉर्मूले में यूज करते हैं। क्लियर बच्चे? अब देखो जरा, आप वैल्यूज को पुट करते हैं। जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार, एक्स बार इज 29.8, 34.7, 29.8 माइनस 34.7। ये μ1 माइनस μ2 आएगा कहाँ से? यहाँ से आएगा, ये नल वाले से। नल में हमने उसको क्या माना है? 0, यहाँ पे डाल देंगे 0, और अपॉन में क्या आ जाएगा? रूट अंडर, पहला वाला क्या है? 4 है और 20 है, ये 25 है और 5 है, तो 4 का स्क्वायर बाई 20 प्लस 5 का स्क्वायर बाई 25।
पूरा इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व तो हो जाएगा ना 29.8 माइनस दिस, ये आ जाएगा -3.66। आ गया -3.66। अब इसके आगे हम लोग दोनों मेथड से करेंगे, पी वैल्यू से भी और जेड वैल्यू से भी कंपेयर करके दोनों। इसके बाद से दो पार्ट में बढ़ जा रहा है। फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.01, कोई मुझे बताएगा कि जेड कितना होगा? हमें टेबल देखने की जरूरत नहीं है, सबको लर्न होगा। ये एक्चुअली में है कितना? 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो निकालते थे उसी के लिए अल्फा आता था ना 0.01। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाती थी? 2.58। याद है या नहीं? 90% के लिए कितना होता था? 1.65। 95% के लिए कितना होता था? 1.96। और 99% के लिए 2.58। हमारे जेड की वैल्यू कितनी आई है देखना जरा, -3.66। वो कहीं इधर लाई करेगा, -3.66। तो एच नॉट इज रिजेक्टेड। जब एच नॉट रिजेक्ट हो गया तो यानी हम लोग इसके कैटेगरी में चले गए, किसमें? ऑल्टरनेट में। यस टू विल बी डिफरेंट, तो लिखेंगे यस टू पॉपुलेशन मीन विल बी डिफरेंट। यस टू पॉपुलेशन एवरेज विल बी डिफरेंट। will be different. Now see, यहाँ पर है फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.01, हमें गिवन है। यहाँ पर है टू टेल टेस्ट, तो P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बच्चे मैंने आपको बताया था कि ये टू टेल्ड टेस्ट है, तो इसके लिए P वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दिस इज जेड, तो फाइव जेड विल बी दिस एरिया, तो इस एरिया के लिए 1 माइनस 5z, और उस वही सिमेट्रिकल है तो ये और ये दोनों सेम होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद आ गया? तो P विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 5 ऑफ जेड कितना आया? -3.66। देखना जरा -3.66 का एरिया कितना है जेड टेबल में? जेड टेबल में -3.6। हाँ, -3.49 तक ही है ना, तो माइनस 1 मिनट यहाँ है, इधर आ जाएगा, इसका तो जीरो ही हो जाएगा लगभग लगभग, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 0, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो है वो कितनी है? 3.49 है हमारे टेबल में, तो उससे नीचे जाएंगे तो हम अपने रेंज से बाहर चले जाएंगे, तो कुछ भी प्रोबेबिलिटी के अंदर नहीं आएगा, तो फिर उसका हो जाएगा 0। तो P की वैल्यू आ गई 2। अब मुझे बताओ कि ये P इस अल्फा से बड़ा है या कम है? ऑब्वियसली P क्या है? P इज ग्रेटर देन अल्फा। कंपेयर करो ना, अल्फा 0.01 है, P हमारा 2 आया। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर P अल्फा से बड़ा है तो डू नॉट रिजेक्ट H नॉट। तो अलग आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट समझ में आ गई। हाँ, बात समझ में आ गई। हम लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं? अगर हम लोग जेड ले रहे हैं 3.66 लेते तब, तो ये तो माइनस में ले रहे हैं ना हम लोग, -3.66। तो बच्चे यहाँ ध्यान दो, थोड़ा सा इसको चेंज कर लो। अगर हम लोग नेगेटिव वाला यूज कर रहे हैं ना, तो कुछ ऐसा करेंगे, ये जेड हमें इस बार गिवन है -3.66, तो बस इसी एरिया को डबल कर दो तो भी रिजेक्शन रीजन निकल जाएगा, यानी 2 इंटू 1 माइनस 5 ऑफ माइनस जेड। तो ये आ गया 2, सॉरी 1 माइनस नहीं करेंगे, 2 इंटू 5 ऑफ माइनस जेड, तो 2 इंटू 5 ऑफ -3.66। समझ में आई बात? अगर हम पॉजिटिव वैल्यू यूज करते हैं तब ये वाला एरिया निकाल रहे होते हैं 1 माइनस करके, अगर नेगेटिव जेड यूज कर रहे हैं तब तो वो खुद ही अपने आप यही वाला एरिया आ गया, इसी को डबल कर देंगे। समझ में आई बात सभी को? पाई हमेशा उसके लेफ्ट का टोटल एरिया देता है,
कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर हम प्लस में 3.66 यूज करते तो 5 पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया देता, उसको माइनस करते 1 में से, तब ये एरिया मिलता, उसी को डबल कर देंगे। अगर माइनस यूज कर रहे हैं तब तो यहाँ से यहाँ तक का ही एरिया मिल रहा है, उसी को डबल कर देंगे। सो सिंपल। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0, क्योंकि 5 ऑफ माइनस 3.66 इज 2 इंटू 0। ये वही कॉन्सेप्ट तो वही है, माइनस 3.49 तक ही हम जा सकते हैं, यहीं से हमारा ग्राफ शुरू होता है। अब इसके इधर कहीं आ गया माइनस 3.66 तो कुछ है ही नहीं, तो 0 आ जाएगा एरिया। तो P इज 0। नाउ कंपेयर, ये हमारा P अल्फा से ज्यादा है या कम है, जल्दी बताओ। तो P इज लेस देन अल्फा, सो H0 इज रिजेक्टेड। H0 क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो सेम रिजल्ट आया ना, चाहे आप इस मेथड से करो या फिर इस मेथड से करो, किसी भी मेथड से लास्ट में कंक्लूजन सेम आना है। तो यस 2, यही सेम चीज आप कॉपी कर दोगे, 2 पॉपुलेशन एवरेज विल बी डिफरेंट। ठीक है, समझ में आई बात सभी को। तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंस ऑफ 2 मीन को स्टडी कर रहे होते हैं कि वो कैसा होगा, डिफरेंस होगा या नहीं होगा, इसी को चेक कर रहे होते हैं। एक तो एग्जाम्पल कर लिया, अब एक और एग्जाम्पल करते हैं 9.2। 9.2 रेडी हैं आप लोग? 9.2 देखो जरा बुक में। A letter in the Journal of the American Medical Association, May 19, 1978 reported that of 215 male physicians कितने लिए गए हैं, 215 male physicians who are Harvard graduates and died between November 1974 and October 1977। मतलब नवंबर 74 से लेकर के 77 के बीच में जिनकी डेथ हो रही है, वैसे 215 मेल का डेटा लिया इन लोगों ने। उसमें से द 125 इन फुल टाइम प्रैक्टिस, 125 किस में थे, फुल टाइम प्रैक्टिस, लिव्ड एन एवरेज ऑफ, इनका एवरेज था फुल टाइम प्रैक्टिस वाले का कितना, 48.9 ईयर्स बियॉन्ड ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन के बाद ये लोगों का एवरेज लाइफ था 48.9, यानी सब लगभग 48.9 ईयर्स तक जिंदा रहे आफ्टर ग्रेजुएशन, दे लिव्ड। अब आगे है वेयर एज द 90, अब 125 निकल गया तो कितने बचे पीपल, 90 एकेडमिक एफिलिएशंस के साथ थे। इनको कैटेगरी किस में डाला गया है, एकेडमिक एफिलिएशंस, lived an average of 43.2 years beyond graduation, यानी इनका भी ग्रेजुएशन के बाद का ही लाइफ में कैलकुलेट किया गया, तो 43.2 ईयर्स ऑन एन एवरेज सब जिंदा रहे। डज द डेटा सजेस्ट दैट द मीन लाइफ टाइम आफ्टर ग्रेजुएशन, लैंग्वेज पे ध्यान देना, फॉर डॉक्टर्स इन फुल टाइम प्रैक्टिस, फुल टाइम प्रैक्टिस वाले डॉक्टर का जो एवरेज लाइफ टाइम है exceeds the mean lifetime for those who have an academic affiliation। यानी सीधी सी बात है, अगर ये x बार है और इसका μ1 है और यहाँ अगर μ2 है, तो ये सीधा से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या μ1 जो है वो μ2 से ज्यादा है। फुल टाइम प्रैक्टिस वाले क्या ज्यादा दिनों तक जिंदा रह रहे हैं एकेडमिक एफिलिएशन वालों से? अभी तो देखने से यही लग रहा है ना, 48.9, 43.2, तो लोगों को लगेगा अरे कितना 5 साल का अंतर है, लगभग 5.5 साल लोग ज़्यादा जिंदा रहते हैं जो फुल टाइम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन क्या यही हम पूरे समाज के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए इस एग्जाम्पल को सेट कर दें? हो सकता है कि मैंने जो सैंपल लिया है उसमें ये रिजल्ट आ रहा है और पूरे पॉपुलेशन में ये रिजल्ट ना आए, तो इसलिए हम लोग को टेस्टिंग करना जरूरी है। तो HA में हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, कोई आइडिया? H0 में तो ले लेंगे μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू
0, यानी दोनों सेम है। लेकिन एच ए में बच्चे हमें क्या लेना है? हाँ, म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2। जब इसको इधर लेकर के जाओगे तो म्यू 1 माइनस म्यू 2 इज ग्रेटर देन 0। तो म्यू 1 माइनस म्यू 2 इज ग्रेटर देन 0। समझ में आई बात? एच नॉट और एच ए जो भी लैंग्वेज में दिया रहता है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या नॉट इक्वल टू, जो भी रहता है वो सब हम ऑल्टरनेट में लेते हैं। नल में सिर्फ हमेशा हम लोग न्यूट्रल यानी इज इक्वल टू वाला लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ कि अगर म्यू 1 ग्रेटर देन है म्यू, एक मिनट रुक जाओ। तो यहाँ कौन सा, एक मिनट यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगाएंगे? राइट टेल टेस्ट। हाँ, ऊपर कर दिया। अब क्या कुछ पूछना है या नोट कर रहे हो? ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन ये सब काम सब ना क्लास खत्म होने के बाद किया करो, ठीक है? रुक करके। ओके, देखो यहाँ एच नॉट हो गया म्यू 1 माइनस म्यू 2 इजल टू 0, एच ए हो गया म्यू 1 माइनस म्यू 2 ग्रेटर देन 0। अब जैसे ही ग्रेटर देन स्टेटमेंट आता है, बिना सोचे समझे आप समझ जाओ, ग्रेटर देन मतलब राइट हैंड साइड पे, लेस देन का मतलब होता है लेफ्ट टेल टेस्ट। तो राइट टेल टेस्ट इसमें लगेगा। यहाँ अभी हम लोग जेड कैलकुलेटेड निकालेंगे। जेड कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल विल बी इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2, नीचे क्या आ जाएगा? रूट अंडर। अच्छा, स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में तो कुछ किया ही नहीं है हमने, आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्या? पढ़ो तो, आगे दिया होगा जरूर। आगे नेक्स्ट पैरा में पढ़ना जरा। लेट म्यू 1 डिनोट द ट्रू एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड बियॉन्ड ग्रेजुएशन and let mu 2 denote this. Assuming 125 and 90 physicians are to be random samples from population 1 and 2 respectively, which may not be reasonable if there is reason to believe that Harvard graduates have special characteristics that differentiate them from all other physicians. ये हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन की तलाश कर रहे हैं। मिला कहीं पे? द लेटर फ्रॉम विच द डेटा वॉज टेकन gave no information about variances. So for illustration, assume, इन्होंने assume करने को बोल दिया है। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू 14.6, सिग्मा 2 इज इक्वल टू 14.4। मिल गया? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर्मूला में डाल देंगे 14.6 का स्क्वायर। अच्छा, पहले ये डालेंगे ना, सिग्मा 1 का स्क्वायर बाई m, पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर वैल्यूज पुट करेंगे बाई n। तो अब जरा वैल्यूज पुट करना। एक्स बार माइनस वाई बार कितना हो गया? 48.9 माइनस 43.2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 कहां से पुट करेंगे? नल वाली वैल्यू, एंड दैट इज 0। तो 0 रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर। व्हाट इज सिग्मा 1 स्क्वायर? ये रहा 14.6 का स्क्वायर। व्हाट इज फर्स्ट सैंपल साइज? 125। नेक्स्ट इज 14.4 का होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज नेक्स्ट सैंपल साइज? 90। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, ये आ गया 2.85। इस क्वेश्चन में हमें अल्फा गिवन है, अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है। इन्होंने अल्फा दे रखा है कितना? 0.01। उसका तो जेड हमें पता है, लेकिन यहाँ उससे काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा काम? यहाँ उस जेड से काम क्यों नहीं चलेगा? कोई बता सकता है मुझे? क्योंकि सारा का सारा अल्फा राइट हैंड साइड पे होगा। इस बार राइट टेल टेस्ट है, एक एक चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो सारा का सारा अल्फा सिर्फ राइट हैंड साइड पे होगा। तो अब इस जेड को निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ कि फाई जेड कितना हो जाएगा? व्हाट इज दिस फाई जेड? फाई जेड इज 1 माइनस 0.01, दैट इज 0.99। तो जेड विल बी इक्वल टू, जरा टेबल से देखना 0.99 किस जेड के लिए आ रहा है?
मिला 0. चलो मेरा पेज तो निकला ही हुआ है, फट चुका है बुक का पेज। 0.99, 0.99999, 98, 98, 99 क्रॉस कर गए कहाँ पे? हाँ मिल गया, ये मिला 0.9901। किसके सामने में मिला? 0.9898 मिला एक बार, और एक बार मिला 0.9901। 2.33 के सामने में मिला। मिला सभी को? एरिया 0.9901, ये आपको मिला होगा 0.03, 2.3 के सामने में। मिला सभी को? यही है सबसे क्लोज 0.99 के। तो z इज इक्वल टू हम लोग यूज कर देंगे 2.33। तो z मिल गया हमारे पास। z कितना मिला? 2.33, और हमारा z कितना है? 2.85। हो गया, रिजेक्ट हो गया। H नॉट इज रिजेक्टेड। H नॉट रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या है? यस, μ1 विल बी ग्रेटर देन μ2। सो यस, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, लेकिन आप लैंग्वेज में लिखोगे। सो यस, क्या क्या लैंग्वेज था, लैंग्वेज भी तो इसके बड़े अजीब है। तो यस, फुल टाइम प्रैक्टिस जो भी थे फिजिशियंस लिव्ड मोर देन द एकेडमिक एफिलिएशंस फिजिशियंस। समझ में आई बात? तो इस तरीके से दो दो सैंपल को हम लोग कंपेयर करते हैं, एक साथ स्टडी कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। आप पी वैल्यू से भी कर सकते हो इसको। एक और एग्जाम्पल है, उसके बाद से ना अच्छा इसके बीच में आ रहा होगा बीटा एंड सैंपल साइज डिटर्मिनेशन, वो हमें नहीं करना, वो खैर हमें कहीं भी नहीं करना है। फिर उसके बाद से आता है लार्ज सैंपल टेस्ट। एक और एग्जाम्पल करेंगे उसके बाद। यस, नहीं नहीं, बीटा एंड सैंपल साइज डिटर्मिनेशन नहीं करना है हमें। बीटा और अल्फा तो अलग पढ़ना था ना, वो पिछले सेमेस्टर की बात थी। इस बार क्वाट्रिक्स में कहीं भी बीटा अल्फा नहीं है, और बीटा एंड सैंपल साइज डिटर्मिनेशन तो खैर कहीं भी नहीं है पूरे कोर्स में। अगर वो दिया होगा तो वो आउट ऑफ सिलेबस होगा। क्या है? लेकिन वो बच्चे कभी भी कोर्स में नहीं रहा, मुझे तो इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, वो होगा ही नहीं। देख लेंगे एक बार, सिलेबस फाइनल होकर के आएगा, अगर होगा तो हम पढ़ा देंगे। तो वो टीचर हो सकता है आपके नए होंगे, उन्हें नहीं पता होगा, तो वो सीधा चैप्टर 9 पूरा पढ़ाते ही जा रहे होंगे। ये सब कभी भी नहीं रहा है। अच्छा, तो पता नहीं, हो सकता अभी सिलेबस नहीं आया होगा इसलिए वो पढ़ा रही होंगी अपनी मर्जी से, जबकि बीटा इसका नहीं है। ठीक है, बीटा नहीं करना है। लार्ज सैंपल टेस्ट जो टॉपिक है वो करना है हमें। ध्यान से देखो, तो अब न्यू टॉपिक आ रहा है, वही चीज़ कि अगर M40 से ज़्यादा है, N40 से ज़्यादा है, तो हम लोग Z यूज़ कर सकते हैं। Z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार माइनस μ1 माइनस μ2। यानी इस बार ना पॉपुलेशन के बारे में नहीं गिवन होगा, सैंपल के स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन होंगे, और हम लोग उसके साथ काम करेंगे सेम तरीके से। ये है रूल ऑफ थंब। ठीक है, तो इसके ऊपर है एक एग्जाम्पल 9.4, फिर 9.5 भी होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, तब जाकर के हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होगा 9.1। ठीक है, अभी तो दो कर ही सकते हैं, कर लेना 9.4 और 9.5। चलिए थोड़ा कम करा दो। चलो एग्जाम्पल 9.14 देख लो। जब ये लिख दिया है ना, तो देख लेते कॉन्फिडेंस इंटरवल, कोई बात नहीं, चलो कल करा देंगे। ठीक है, अभी देख लो 9.14, सॉरी 9.4। What impact does fast food consumption have on various dietary and health characteristics? डाइट और हेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या इफेक्ट है फास्ट फूड का, ये हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं।
The article Effects of Fast Food Consumption on Energy Intake and Diet Quality Among Children in a National Household Study this reported the accompanying summary data on daily calorie intake both for a sample of teens. टीनेजर के सैंपल लिए गए हैं, इसके सैंपल लिए गए हैं टीनेजर के, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं ना, और उनका कैलोरी इंटेक लिया गया है और टीन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डू नॉट ईट फास्ट फूड and another of teen usually eat fast food. दो कैटेगरी है, टीनेजर की दो कैटेगरी ले ली गई है। अब आगे डेटा दे रखा है हमें, चलो अच्छी बात है, टेबल बना करके डेटा दिया हुआ है तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। टेबल दिया हुआ है बुक में, ईट फास्ट फूड, सैंपल साइज, सैंपल मीन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। इधर आंसर है नो, इधर आंसर है यस। नो का मतलब जो फास्ट फूड नहीं खाते और यस का मतलब है जो फास्ट फूड यूजुअली खा रहे हैं, वही दो कैटेगरी ऑफ टीनेजर, उसी को यस और नो में कन्वर्ट कर दिया है। पहले का सैंपल साइज है 663, यानी 663 टीनेजर लिए गए हैं जो कि फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं। फास्ट फूड खाने वाले मिल गए 413। इनका सैंपल मीन आया है कैलोरी इनटेक का 2258, इनका आया है 2637, इनका आया है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 1519, 1138। Does this data provide strong evidence for concluding that true average calorie intake for teens who typically eat fast food exceeds by more than, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा ट्रिकी है, एक दो बार पढ़ना पड़ेगा आपको। इन्होंने बोला है कि जो who typically eat fast food, यानी कंक्लूड है ट्रू एवरेज कैलोरी इनटेक, जो फास्ट फूड खा रहे हैं, यस का कैलोरी इनटेक, कैलोरी ऑफ यस बच्चे जो हैं exceeds by more than 200 calories per day intake for those who don't eat typically fast food। ध्यान से सुनना, यानी फास्ट फूड खाने वाले और कैलोरी इनटेक ऑफ नो फास्ट फूड खाने वाले, ये ज़्यादा होना चाहिए किससे, 200 से। यही है क्लेम, यही पूछना चाह रहे हैं। देखो जो फास्ट फूड खा रहे हैं वो ज़्यादा कैलोरी लेंगे, जो नहीं खा रहे हैं उनका कैलोरी इनटेक कम होगा। तो क्या फास्ट फूड खाने वाले बच्चे जो हैं वो 200 से ज़्यादा ऊपर कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं नॉन फास्ट फूड वाले बच्चों से, यही हमें चेक करना है। अल्फा कितना दिया हुआ है, 0.05। अब बताएं कि किसको 1 ले और किसको 2 ले, किसको 1 ले और किसको 2 ले, जल्दी बताओ। तो किसको 1 ले और किसको 2 ले, ठीक है। अगर आप वैसे बुक में किसको लिया है, एक्स बार और वाई बार, इसको एक्स बार लिया है, एक्स लिया और इसको वाई लिया है, तो ये हो गया एक्स बार और ये हो गया वाई बार। तो जरा ध्यान देना, तो यस वाले यानी कि म्यू वाई माइनस म्यू एक्स ग्रेटर देन 200, इसी को अगर आप चेंज करोगे तो म्यू एक्स माइनस म्यू वाई क्या हो जाएगा, लेस देन -200। समझ में आई बात या नहीं? आप इस स्टेटमेंट के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, इसके साथ भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों के साथ। नहीं आई बात समझ में? इसके साथ भी सॉल्व कर सकते हो, इसके साथ भी, लेकिन हमें जो हैबिट पड़ी हुई है कि पहले हम एक्स लिखते हैं बाद में वाई, इसलिए हमने इसको इंटरचेंज कर दिया और कुछ नहीं किया है, ताकि हमारे लिए आसान हो समझना। यस अब तो लेफ्ट टेल्ड होगा ना, ये लेफ्ट टेल्ड हो जाएगा। ये वाला अगर करते तो राइट टेल्ड से करते हम लोग, दोनों से लास्ट में कंक्लूजन सेम ही आएगा। नहीं, कंक्लूजन सेम आएगा। ये मैंने
पिछले सेमेस्टर में भी करके दिखलाया था, एक बार फिर से दोनों मेथड से कहोगे तो दोनों मेथड से कर देंगे इसको। ठीक है, अभी किस मेथड से कर दें? चलो अभी पहले इससे करते हैं। कंक्लूजन लास्ट में सेम आएगा, डिसीजन लेते हैं ना हम लोग, वो सेम आएगा। तो देखो जरा, एच नॉट ले लेंगे μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू -200। क्या ले लेंगे? इज इक्वल टू -200, क्योंकि -200 के साथ इस बार कंपेयर करना है। एच ए ले लेंगे μ1 माइनस μ2 लेस देन -200। हम लोग जेड कैलकुलेट करेंगे। क्यों जेड कैलकुलेट करेंगे? आपको लिखना पड़ेगा लैंग्वेज। सिंस बोथ सैम्पल साइज आर ग्रेटर देन 40, so we can use here Z distribution even if nothing is mentioned about the population by rule of thumb। तो जब Z distribution यूज करेंगे तो Z कैलकुलेटेड आ जाएगा हमारा फर्स्ट मीन माइनस सेकेंड मीन, क्योंकि यहाँ पे पहले x और फिर y रखा हुआ है। जब इसको करेंगे तो पहले y और बाद में x रखेंगे। माइनस μ1 माइनस μ2 अपॉन में रूट अंडर, पहला स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है? S1 स्क्वायर, S1 और S2, S1 स्क्वायर बाई m प्लस S2 स्क्वायर बाई n। x बार माइनस y बार बताना। 2258 माइनस 2637, 2258 माइनस 2637, फिर माइनस इधर μ1 माइनस μ2 को किससे कंपेयर किया? -200 से, -200 अपॉन में रूट अंडर S1 स्क्वायर बाई m और S2 स्क्वायर बाई n, 1519 का होल स्क्वायर बाई m कितना था साइज देखना? 663 and 413 and this is 1138। तो ये आ रहा है 663 प्लस नेक्स्ट में करेंगे 1138 का होल स्क्वायर बाई 413। ये पूरा सॉल्व करके आएगा -2.20। क्या आएगा? -2.20। अल्फा कितना गिवन है हमें? 0.05। और ये लेफ्ट टेल्ड है या राइट टेल्ड है? लेफ्ट टेल्ड है। लेफ्ट टेल्ड है तो सारा का सारा अल्फा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। 0.05। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दिस जेड वैल्यू अगर ये 0.05 है तो? हाँ, क्योंकि ये 90% वाले से मैच करता है। 90% में इसी तरीके से 5% दोनों साइड डिवाइड हो जाता है, तो जेड की वैल्यू हमें लर्न है -1.65 से 1.65 तक। दिस इज -1.65 और हमारी वैल्यू आई है -2.20। कुछ यहाँ पर लाई करेगी, सो एच नॉट इज रिजेक्टेड। एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया यानी कि हमारा ये चीज आ रहा है कि μ1 माइनस μ2 इज लेस देन -200, यानी हमने इसी को सॉल्व किया था ना। कैलोरी इनटेक ऑफ जो फास्ट फूड खा रहे हैं वो सही में क्या है? 200 से ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं। किससे 200 ज़्यादा? जो फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। सो यस फास्ट फूड ईटर्स, फास्ट फूड टेकर्स consume at least 200 more than consumes calorie consumes calorie at least 200 more than non eaters, जो फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था तो बस थोड़ा सा देख लो दूसरा वाला मेथड। अगर कोई बच्चा ये बना लेता है, पहले y लिख देता है, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने y बना लिया उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं μy माइनस μx इज ग्रेटर देन 200 है क्या, ये चेक करना चाह रहे हैं ना। इसको हमने 2 लिया है और इसको 1 लिया है। तो देखो ध्यान से, एच नॉट बनेगा μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू 200।
एच ए बनेगा μ2 माइनस μ1 ग्रेटर देन 200। अब सब कुछ बदल जाएगा, पहले y का आएगा और फिर x का आएगा। तो z का फॉर्मूला हो जाएगा y बार माइनस x बार माइनस μ2 माइनस μ1। लेकिन नीचे में वेरिएंस सेम रहेगा, क्योंकि a प्लस बी करो या b प्लस a करो क्या फ़र्क पड़ता है। s1 स्क्वायर बाई m प्लस s2 स्क्वायर बाई n। y बार माइनस x बार, व्हाट वाज y बार माइनस x बार? अरे तो y बार ये रहा 2637 माइनस 2258। 2637 माइनस 2258 माइनस μ2 माइनस μ1 इस बार नल हाइपोथेसिस में कितना है 200। 200 नीचे में वही सेम चीज 1138 का होल स्क्वायर बाई 413 और इधर आ जाएगा 1519 का होल स्क्वायर बाई 663। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास पॉजिटिव में आएगा 2.20 पॉजिटिव में। अब हमारा ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि राइट टेल्ड टेस्ट लगेगा, लेफ्ट टेल्ड नहीं लगेगा, राइट टेल्ड लगेगा। राइट टेल्ड में अब आपका सारा का सारा अल्फा इधर आ जाएगा, कोई बात नहीं, फिर भी आपको पता है कि ये हो जाएगा 1.65। हमारा जेड कितना है 2.20। अगेन एच नॉट इज रिजेक्टेड, एच नॉट इज रिजेक्टेड। तो फिर एच ए में क्या था कि हाँ सही है, जो फास्ट फूड खा रहे हैं वो नहीं खाने वाले से कम 200 से ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं। देखो लास्ट में कंक्लूजन सेम आया ना, क्योंकि हम लोग लॉजिकल डिसीजन ले रहे हैं, तो चाहे लेफ्ट साइड से करो या राइट साइड से करो आना सेम है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप y माइनस एक्स कर रहे हो या x माइनस वाई कर रहे हो, आप जैसा करोगे उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बदल जाएंगी। आपने y माइनस एक्स किया तो आपने ध्यान दिया यहाँ μ2 माइनस μ1 हो गया, μ1 माइनस μ2 नहीं डालेंगे। क्लियर बच्चे? अब मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है ये, तो ये चैप्टर 9 का क्लास 1 था ना। अब चैप्टर 9 के क्लास 2 में हम लोग मिलेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल पहले करेंगे। चैप्टर 9 डिवोर, पहले हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 9.5, जिसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे μ1 माइनस μ2 के लिए। आज हमने 3 एग्जाम्पल देखे हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंस ऑफ मीन, कल करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस ऑफ मीन, फिर उसके बाद से प्रोपोर्शन के लिए करेंगे। और बहुत ज़्यादा 9 में नहीं करना, एक एफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे हम 2 वेरिएंस के लिए, इतना ही काफ़ी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।